नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पाषाण काल से संबंधित 25 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके यूजीसी नेट में काम आ सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये इसका जो लेवल है मैंने थोड़ा हार्ड रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था। ये पाषाण काल से संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन इसमें जो आता है वो है कर्नाटक, दूसरा है असम, तीसरा है कश्मीर, चौथा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इनमें से क्या आंसर है, वो है सी, कश्मीर में। कश्मीर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया था। इंडियन हिस्ट्री जो यूपीपीएससी प्री होता था 2005 में भी पूछा गया। ये मैं उन क्वेश्चंस को लाया हूँ, उन बेहतरीन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लाया हूँ जो कई प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं और दूसरे भी ऐसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर आता है पहले प्रश्न का वो है कश्मीर। कश्मीर के उत्खनन से पता चलता है कि वहां पर नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था और इसका साक्ष्य क्या बुर्जहोम से प्राप्त होता है। ठीक है, विदित है कि प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज कश्मीर में हुई थी। नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है। नवपाषाण काल में क्या है कि पशुओं को पालतू बनाता था इंसान और गड्ढे बनाकर क्या है वो जमीन में गड्ढे बनाकर निवास करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। ये अगर सीधा प्रश्न अगर पूछे तो कहाँ से हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। ए जो ऑप्शन वो है बागौर, बी है दमदमा, सी है महदहा, डी है सराय नहर। तो इसका जो आंसर है वो दमदमा से क्या है हाथी दांत का जो है लटकन प्राप्त हुआ था। जब प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये जो जगह है वो पड़ती है और इसमें मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये दमदमा। और यहाँ से हड्डियों से बने कई औजार प्राप्त हुए हैं जिसमें हाथी दांत का लटकन भी है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है आपको, 41 मानव शवाधान, मतलब मानव शवाधान जहाँ मानवों को दफनाया जाता था। ठीक है, और गर्त चूल्हे भी मिले, मतलब गड्ढों में चूल्हे बनाए हुए मिले। गर्त चूल्हों के साक्ष्य भी आपको दमदमा से मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है। ये जो प्रश्न है वो यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया। तो इसके जो ऑप्शन है वो है अंजीरा, चनुदड़ो, सी जो है वो कुल्ली, डी है रानागुंडई। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चनुदड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की। ठीक है, तथा 1935 में मैके द्वारा यहाँ पर दोबारा उत्खनन करवाया गया। ठीक है, चनुदड़ो में सैंधव कालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता से पहले के साक्ष्य, झूकर संस्कृति और झाकर संस्कृति के भी अवशेष जो है वो मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथनौरा का मानव समजीवाश्म कौन सा है। मतलब हथनौरा में जो मानव कपाल मिला है, मानव जीवाश्म मिला है, वो किस प्रकार का है, मानव की किस प्रजाति का है। वो ऑप्शन देखिए, पहला है होमो इरेक्टस, दूसरा है होमो हैबिलस, तीसरा है होमो सेपियंस, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। ये भी यूजीसी नेट पेपर जून 2015 में इसको पहले पूछा गया है। तो काफ़ी चांसेस रहते हैं यूजीसी नेट पे कि उससे जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न है यूजीसी नेट के एग्जाम में उससे संबंधित आसपास के आगे पीछे से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट भी प्रश्न होते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है वो है, भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जीएसआई के वैज्ञानिक जो अरुण सोनकिया थे, उनकी लीडरशिप में एक जो टीम 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, होमो इरेक्टस जीवाश्म खोजा था। होमो इरेक्टस शोध टीम का दावा था कि यह महिला का जीवाश्म है। 1982 में जो ये मिला था, क्या माना गया कि ये महिला का जीवाश्म है और ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस आधुनिक मानव होमो सेपियंस के पूर्वज है और लगभग 2 लाख साल पहले इनका अस्तित्व था। ठीक है, तो हथनौरा का मानव जीवाश्म किस मानव प्रजाति का है, होमो इरेक्टस का है और ये महिला का जीवाश्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला, मतलब ताम्र
कई बार ये प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, ताम्र की सबसे बड़ी निधि कहाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, ताम्र संचय मतलब इकट्ठा तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिला है, ये भी जून 2015 में प्रश्न पूछा गया था नेट में। पहला जो ऑप्शन है ए जोधपुर, बी बहादुराबाद, सी सई पई और डी गुनगेरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है गुनगेरिया। सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश में ये गुनगेरिया पड़ता है। इसमें 424 तांबे के जो औजार और 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। ठीक है, इन ताम्र निधियों में लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। इन ताम्र निधियों का संबंध कभी कभी गैरिक मेघवान OCP से भी लगाया जाता है। ठीक है, तो तांबे की सबसे बड़ी निधि या ताम्र संचय कहाँ मिला है, गुनगेरिया, डी मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। प्राचीनतम चूल्हे कहाँ से मिले हैं, ए ऑप्शन है बिरला सुरग्राम, बी है उसंगी, सी है भीमबेटका और डी है मेहगड़ा से। तो इसका जो आंसर है वो है ए बिरला सुरग्राम से जो है प्राचीनतम जो है वो चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में ये प्लेस पड़ता है और वहां से ये चीजें मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिलता है। दक्षिण एशिया की बात हो रही है, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, बी मतलब बलूचिस्तान। दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान के मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में आजकल एक प्लेस पड़ता है, उसके उत्खनन से हमें तीन सांस्कृतिक चरण मतलब कौन से, नवपाषाण काल, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाई स्तर मतलब नवपाषाण काल के भी वहां से साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा से पूर्व भी हमें वहां से साक्ष्य मिलते हैं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दौरान जो हड़प्पा टाइम पीरियड है वो भी हमें क्या बोलते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और यहाँ पर प्राचीनतम कृषि बस्ती हमें प्राप्त होती है और 700 BC के आसपास गेहूं और जौ और मसूर की खेती के साक्ष्य में मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है, जहाँ से प्राचीन समय में भी हमें धार्मिक चीजों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिले, या पूजा स्थल मिला है अर्धवृत्ताकार टाइप का। तो ए ऑप्शन है सिरमुख, बी है सिरकप, सी है कौशाम्बी और डी है अनुराधापुर। तो इसका जो आंसर है वो है बी, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार जो पूजा स्थल है वो सिरकप से प्राप्त हुआ है। यह तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है, यहाँ से सूर्य मंदिर और अर्धवृत्ताकार मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान है जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए। क्योंकि प्राचीन समय में जो आदि मानव था वो मैक्सिमम हड्डियों के औजार ही बनाता था, तो बड़ी संख्या में कहाँ से मिले, ये ए ऑप्शन चिरान, बी है छोटा नागपुर, सी है चुनार, डी है घूसी। तो उत्तर जो है वो है ए। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर V.K. सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरान नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरन के सींगों द्वारा निर्मित हथियार और औजार प्राप्त हुए। ठीक है, ज्यादातर जो हथियार है वो हिरन के सींगों के मिले थे। हिरन के जो सींग होते हैं मजबूत होते हैं, तो उससे क्या है कि अच्छे औजार आदि मानव ने उस समय बनाए थे। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। अब क्या पूछा गया है कि प्राचीन जब पाषाण काल में जो मनुष्य था उसको किन किन चीजों का ज्ञान था। पहला है चित्रांकन, दूसरा है कृषि कार्य, तीसरा है शिकार और चौथा है पशुपालन। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा शिकार, क्योंकि चित्रांकन का पता नहीं था, कृषि कार्य उस टाइम नहीं जानते थे, प्राचीन पाषाण युग की बात हो रही है, पशुपालन भी नहीं जानते थे। शिकार का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो आदि मानव का मिलता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या है कि शिकार करना ही सीखा। तो उत्तर प्रदेश की वेलन घाटी, पंजाब की सोन नदी घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं शिकार के चित्र दृश्य। ठीक है, और हथियार भी हमें मिलते हैं, जैसे चिरान से पिछले प्रश्न में पिछला जो प्रश्न था चिरान से हमें हथियारों का जो खीरा मिलता है, तो उससे पता चलता है कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या है कि शिकार करना सीखा। ठीक है, इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था। ठीक है, आग की जानकारी नहीं थी। मानव पूर्णतः आखेटक जीवन करता था। आखेटक मतलब शिकार करना, उसे इकट्ठा करना और अपने कुछ दिनों के लिए उसको इकट्ठा करके रखना ताकि उसके हफ्ते 10 दिन का काम चल पड़े। ठीक है, तथा समूह जो है वो आदि मानव का जो है गुफाओं में कंदराओं में रहता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, नहीं जाना जाता है जहां पर राख के टीले नहीं प्राप्त हुए। ये भी आप प्रश्न जल्दबाजी में जैसे आप देखेंगे कई बार आप नहीं पढ़ते हैं, मतलब नहीं को पढ़ते ही नहीं है, इग्नोर हो जाता है। आप क्या पढ़ेंगे इसको, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता है। इसलिए जब भी आपको एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो और उस
उस समय आपको क्या है कि जो प्रश्न होता है वो बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, ताकि आप उसमें ये डिफरेंस पता कर पाएँ। क्योंकि आप कभी ऐसा होता है कि आपके पास समय कम है, आप जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं कि टीलों के लिए नहीं जाता है की जगह जाना जाता है देख लेते हैं, और वहाँ पर आप गलत उत्तर दे देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने एग्जाम के टाइम ड्यूरिंग एग्जाम ध्यान में रखनी चाहिए। इसका पहला जो ऑप्शन है वो है उतनूर, दूसरा है पलवाय, तीसरा है कूपगल, चौथा है बुरझोन। तो इसका जो आंसर है वो है डी बुरझोन। यूजीसी नेट जनवरी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी व्याख्या जो है वो है बुर्जहोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। ठीक है, बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। सावधान के जो उदाहरण मिले हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा जो है वो प्रचलित थी। अतः बुर्जहोम के राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता। बाकी उतनूर है, पलवाय है और कूपगल है, यहाँ पर हमें राख के टीले प्राप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो भी एग्जाम आप देने आप जाते हैं किसी भी पेपर के लिए, प्रश्न पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन वो है अंजीरा, दूसरा दम सदात से, तीसरा है किले गुल मोहम्मद से, चौथा है मेरगढ़ से। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मतलब यहाँ क्या प्रश्न क्या किया गया है, पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट एवं भोजन मतलब शिकार करना, और शिकार करके जैसे किसी पशु को मारना, उसके मांस को इकट्ठा रखना 2-3 दिनों के लिए उसको यूज करना, उससे आगे बढ़कर थोड़ा विकसित होकर थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा आगे चलकर पशुपालन और कृषि व्यवस्था में परिवर्तन धीरे धीरे कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, शुरुआत कौन सी जगह से होती है, तो वो मेहरगढ़ से होती है। ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में बेलन नदी किनारे मेहरगढ़ से पहला यह साक्ष्य स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। यहाँ से कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में पाई जाती है। इनकी प्रमाणित तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व है। किले गुल मोहम्मद की तिथि 3500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर है और इसको कूट में देना है। ठीक है, 1 2 3 1 2 2 3 इस तरह से है। तो पहला क्या है, बिहार है, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी 1 2 और 3, यानी बिहार, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, धातु की खोज मानव इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। ये पेपर क्वेश्चन भी यूजीसी नेट जैन 2017 में पूछा गया था। सर्वाधिक तांबा देने वाले खाने भारत के लिए बिहार, गुजरात और राजस्थान में ही है। ठीक है, तमिलनाडु में उतनी तांबे के खाने में नहीं देखने को मिलती है। राजस्थान के खेतरी जगह से तांबा मिलता है। ठीक है, बिहार और गुजरात से भी तांबा प्राप्त किया जाता है। बिहार के सिंहभूम से और गुजरात के कच्छ क्षेत्र के से हमें तांबा मिलता था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा नहीं है इसमें से, तो ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु और पिकलीहल। इसमें जो उत्तर है अरिकामेडु। भारत के केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी में स्थित अरिकामेडु ईसा प्रथम शताब्दी का प्रस्थान है, जिसका उत्खनन 1945 में मार्टिमर व्हीलर ने करवाया था। यहाँ से भारत रोम व्यापारिक संबंध के साक्षी मिले हैं। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू तथा पिकलीहल दक्षिण भारत के नवपाषाणिक पुरास्थल है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर का निम्नानुसार है। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या है हस्तिनापुर के बारे में। पहला इसमें जो ऑप्शन आता है वो है कुषाण काल, दूसरा एनबीपी मृधमान काल, ओसीपी काल और पीजीडब्ल्यू काल। इसका जो आंसर आता है वो आता है सी, यानी कि 3 4 2 1। 3 4 2 1 मतलब 3 आएगा आपका ओसीपी, 4 आएगा आपका पीजीडब्ल्यू और 2 आएगा एनबीपी मृधमान काल और पहला उसके बाद आता है पहला कुषाण काल। ठीक है, इस तरह से क्या इसका हस्तिनापुर का जब उत्खनन होता है तो सबसे पहले क्या मिलता है, चौथे नंबर आपका जो तीसरे नंबर पर ओसीपी काल मिलता है। ठीक है, इसके अलग अलग विशेषताएं हैं, जिस तरह से इसको ओसीपी काल में, पीजीडब्ल्यू काल में, एनबीपीडब्ल्यू काल में बांटा गया है, कुषाण काल में बांटा गया है। तो ये क्या है, ओसीपी काल, पीजीडब्ल्यू काल, एनबीपी काल, ये मृदभांडों को चिन्हित करके ये जो काल है वो डिसाइड किए गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न आए थे यूजीसी ने 2017 में ये भी प्रश्न आया था।
अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? आदमगढ़, बागौर, लौटेश्वर, रतनपुर। तो इनमें से आपने छांटने हैं कि कितने जगहों पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो आंसर है वो है सी, जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर तथा गुजरात के पाटन जिले में स्थित लौटेश्वर से ऐसे मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं जहां पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। रतनपुर से कोई साक्ष्य ऐसा पशुपालन का नहीं मिलता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था कहाँ किससे संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नवपाषाण काल से? तो इसका आंसर क्या है? डी, नवपाषाण कालीन संस्कृति पूर्व संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव खाद्य उत्पादक बना, वह कृषि कर्म जानता था और पशुओं को भी पालता था। नवपाषाण काल की बात हो रही है। इस काल में मानव खानाबदोश नहीं था, वो स्थायी हो गया था, स्थायी निवास हो गया था और क्या बोलते हैं खानाबदोश नहीं था, पशुओं को भी पालता था, एग्रीकल्चर भी करता था। आग की खोज भी नवपाषाण काल में हो गई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? धान उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य सोगोरा, इमलीडीह, लहुरादेव, झूसी। तो इसका जो आंसर है वो सी, लहुरादेव। तो लहुरादेव ये प्राचीन गंगा घाटी के शायद उत्तर प्रदेश में ये, हाँ उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर 9000 से 8000 ईस्वी पूर्व उत्खनन में धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस भूसी के साक्ष्य पर इतिहासकारों ने क्या है कि अंदाजा लगाया है कि यहाँ पर धान उगाया जाता था, धान की खेती की जाती थी। अगला जो प्रश्न है वो हथनौरा में पूर्व पाषाणिक पानों के जीवाश्मों की खोज की गई थी। ये पहले भी प्रश्न अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। HD संकालिया पहला ऑप्शन, बी है AK सोनकिया, सी है BB लाल, डी है GR शर्मा। तो इसका जो आंसर वो है बी, AK सोनकिया द्वारा। ठीक है, अरुण कुमार सोनकिया द्वारा 1982 में 5 दिसंबर 1982 में इसकी खुदाई की थी हथनौरा में और ये एक मानव खोपड़ी मिली थी, मानव जीवाश्म मिला था जिसका जो एक महिला का था। ठीक है, और इसे होमो इरेक्टस वर्ग में रखा गया था। सबसे प्राचीन ये मानव जीवाश्म का नमूना जो है 1982 में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। पशु बाड़ा मतलब जहाँ पर बहुत सारे पशु रखते थे, उनके बाहर एक पशु बाड़ा, उनके लिए एक निश्चित जगह बनाई जाती थी, मतलब पालतू बनाकर पशुओं को वहां पर रखा जाता था। तो पहला जो ऑप्शन है वो है टोरवा, दूसरा है कोल्डी हवा, तीसरा है मेहगड़ा, डी है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मेहगड़ा। मेहगड़ा में हमें बहुत बड़ा पशु बाड़ा देखने को मिलता है। ये कोल्डी हवा पंचोविद्य क्षेत्र में, प्रयागराज जिले में बेलन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से बहुत बड़ा पशु बाड़े का आपको क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल किस लिए है, कौन सी संस्कृति का है? क्योंकि कायथा संस्कृति पहला ऑप्शन है, जोरवे दूसरा, आहार तीसरा और चौथा जो है रंगपुर संस्कृति का। तो कायथा संस्कृति सॉरी इनाम गांव किस क्या बोलते हैं संस्कृति से संबंधित है? वो है जोरो संस्कृति से। ठीक है, इस काल में क्या है मनुष्य ने पत्थर, तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया था। उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। महाराष्ट्र के उत्खनन से जोरो संस्कृति का है, महाराष्ट्र में जोरो संस्कृति, महाराष्ट्र के उत्खनन से हमें इनाम गांव, सोनगांव, नेवासा तथा दैमाबाद मिलता है और इनाम गांव क्या है? जोरो संस्कृति का एक पार्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्तकुठार कहाँ मिला था? ठीक है, ये मिला था आपका ऑप्शन ए बगमदुरे, बी अतिरम्बकम, सी है परवस्वरम, डी है मंगन कल्लू। मंगन कल्लू नहीं, ये शायद यहाँ पर संगन कल्लू हो सकता है। तो ऑप्शन इसका जो उत्तर है सी, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ठीक है, परवस्वरम में क्या है रॉबर्ट ब्रूस फूट को 1863 में क्या मिला था? एक हस्तकुठार मिला था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जो दमदमा में पशुओं की हड्डियां मिली थी उसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? KN प्रसाद और P यादगिरी, DR शाह और AK शर्मा, सी ऑप्शन है शांतनु वैद्य और पंकज गोयल, डी है PK थॉमस और PP जोगलेकर। तो इसका जो आंसर वो है ऑप्शन डी, PK थॉमस और PP जोगलेकर। मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा, ये मध्य पाषाणिक स्थल है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 87 तक चला। ठीक है, GR शर्मा के नेतृत्व में। यहाँ से पाषाण उपकरण मिले हैं, हड्डियों के, पशुओं की हड्डियों के सींग, पशुओं की हड्डियों के औजार और सींग के औजार मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पशुओं के हड्डियों का जो औजार मिले उसका जो उत्खनन किया है वो PK थॉमस और PP जोगलेकर ने किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? मतलब यहाँ पर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व अलग कर दिया जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। देखिए यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है जौरव संस्कृति, दूसरा है नवपाषाण, तीसरा है काम्य संस्कृति, चौथा है चित्त, धूसर मृदभान संस्कृति। तो इसका जो आंसर है वो है जौरव संस्कृति, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इनाम गांव वगैरह इनके जौरव संस्कृति के पार्ट है। आप नीचे इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि जौरव ताम्र पाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। ठीक है, जौरव संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में था। दामाबाद, जौरवे, निवासा, इनाम गांव, चंदोली, बहाल, प्रकाश आदि प्रमुख जौरवे संस्कृति के स्थल हैं। जौरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, किंतु इसकी कई बस्तियों जैसे दामाबाद और इनाम गांव नगरीय व्यवस्था तक पहुंच गई थी। ठीक है, जौरव संस्कृति क्या थी, ग्रामीण, लेकिन कुछ एक क्षेत्र इसके क्या है, नगर में भी परिवर्तित हो गए थे। इनाम गांव से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ये निम्नलिखित मानव समूह में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है। ये मानव के जो प्रकार है, मानव प्रजातियां हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन होमो हैबिलस, दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा होमो इरगास्टर, चौथा है होमो निएंडरथैलेसिस। तो यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जो आंसर है वो है डी, होमो निएंडरथैलेसिस। होमो निएंडरथैलेसिस को सामान्यतः मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है, जो दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। व्यापक रूप से मतलब व्यापक रूप से आप समझ रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में। आपने अगर देखा होगा कि भोजन पकाने के लिए, प्रकाश के लिए, इस तरह से अगर व्यापक रूप से अग्नि का अगर किसने प्रयोग किया है, आग का प्रयोग किया है, वो किया है होमो निएंडरथैलेसिस ने। ठीक है, होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग भी शुरू किया था। खाल पहनना, जिसको जैसे आपको पता है कि आदि मानव जो है प्राचीन काल में क्या है, कपड़े के बदले क्या पहनते थे, खाल पहनते थे। पशुओं की खाल पहनना भी इसी ने शुरू किया, होमो निएंडरथल ने। ठीक है, होमो इरेक्टस को निम्न पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है। ठीक है, तो ये 25 जो क्वेश्चन है, 25 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आप लोग MCQs के माध्यम से इस तरह से प्रैक्टिस करें। जो यूजीसी नेट जून 2025 आ रहा है, उसके लिए आप तैयार रहें। और इस तरह के प्रश्नों को डिस्कस करने से आपका जो है वो पेपर में किस तरह से प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है, वो उसके लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के MCQs आप लोगों के सामने अभी ला रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए अब 30 से 35 दिन बचे हैं। तो डेली मैं एक दिन में पेपर 1 की वीडियो आप लोगों के सामने लाता हूं और एक दिन पेपर 2 की वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूं। तो पेपर 1 में भी मैं MCQ ही आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं और पेपर 2 हिस्ट्री में भी MCQ ही डिस्कस कर रहा हूं। और जो लेक्चर है, टॉपिक वाइज लेक्चर है, वो हम जून के बाद शुरू करेंगे दिसंबर के सेशन के लिए, क्योंकि अभी समय कम है और लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। MCQ हर टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से, यूजीसी नेट जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उनको लेकर हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखते होंगे और इन प्रश्नों से कुछ गेन करते होंगे, कुछ सीखते होंगे। धन्यवाद। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और डटे रहिए यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। धन्यवाद।